हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम करेंगे थ्योरी क्लास 5th। इससे पहले जो वीडियो की थी, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, मेथड्स किए थे वाटर ट्रीटमेंट के। और आज की वीडियो में हम करेंगे रिकमेंडेशन ऑफ वाटर, रीयूज़ ऑफ वाटर एंड हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। सो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को अच्छे से देखना है, सुनना है, और वीडियो के बीच में मैं क्वेश्चन पुट करूँगी जिसका आपने आंसर देना है अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्लेम्ड वाटर की। क्या होता है? जल सुधार, जिसे अपशिष्ट जल पुनः उपयोग, जल पुनः उपयोग या फिर पुनर्चक्रण भी कहा जाता है। वाटर रिक्लेमेशन ऑल्सो कॉल्ड वेस्ट वाटर रीयूज एंड वाटर रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इनटू वाटर दैट कैन बी रीयूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस, जिसे हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड टाइप ऑफ रीयूज़ इंक्लूड अर्बन रीयूज़, कहाँ कहाँ पर हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। अर्बन रीयूज़ के लिए एग्रीकल्चर रीयूज़ यानी कि जो इरिगेशन है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एनवायरमेंटल रीयूज़ के लिए हम जो वेस्ट वाटर है उसे यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रीयूज़ एंड प्लांट पोर्टेबल रीयूज़ एंड वेस्ट वाटर रीयूज़ अनप्लांट पोर्टेबल रीयूज़। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल रीयूज़ में इंक्लूड इरिगेशन और गार्डन्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड। यानी कि रीयूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? इसे इरिगेशन में कर सकते हैं, गार्डन और एग्रीकल्चर फील्ड में हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। रिप्लेनिशिंग द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, और जिससे क्या होगा, इसमें हम जो सतही जल है और भूजल है उसको दोबारा से भरने के लिए हम रीयूज़ कर सकते हैं। यानी कि जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल काफ़ी लो जा रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि वाटर को हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, यानी कि वाटर को रीयूज़ नहीं करते। रीयूज़ वाटर में ऑल्सो भी डायरेक्टेड टू वर्ड फुलफिल सर्टेन नीड्स इन रेजिडेंस। और जो रीयूज़ वाटर है ये शौचालय, फ्लशिंग, व्यवसाय और उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड कुड इवन बी ट्रीटेड टू रीच ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है रीयूज़ ऑफ वाटर, यानी कि देर आर सेवरल टेक्नोलॉजीज यूज टू ट्रीट वेस्ट वाटर फॉर रीयूज़। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे वेस्ट वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। एंड combination of these technologies can meet strict treatment standards and make sure that the processed water is hygienically safe, meaning free from the pathogens। यानी कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे जो वाटर है वो हाइजीनिक रहता है, सेफ रहता है एंड फ्री फ्रॉम पैथोजन से फ्री रहता है। एंड द फॉलोइंग आर द सम ऑफ टिपिकल टेक्नोलॉजीज़। ये इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर है उसे फ्रेश वाटर या फिर उसे रीयूज़ करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है ओजोनेशन। अगर हम बात करते हैं वेस्ट वाटर को इरिगेशन यानी कि वेस्ट वाटर की अगर हम बात करते हैं रीयूज़ करने के लिए, ओजोनेशन इज़ अ केमिकल वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक एंड बेस्ड ऑन द इन्फ्यूज़न ऑफ ओजोन इनटू द वाटर। और अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? पानी को पीने लायक बनाने के लिए जब कच्चे पानी से पार्टिकल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए किस मेथड का यूज़ करते हैं? हम अल्ट्राफिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं। और अल्ट्राफिकेशन मेथड की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। किस मेथड में? अल्ट्राफिकेशन मेथड में किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा क्या हो सकता है? एरोबिक ट्रीटमेंट है जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। एंड फॉरवर्ड ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, एंड एडवांस ऑक्सीडेशन मेथड है। सम वाटर डिमांडिंग एक्टिविटीज़ डोंट रिक्वायर हाई ग्रेड वाटर, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम पानी को मतलब उच्च श्रेणी के पानी की आवश्यकता नहीं होती, और ऐसे वाटर को इन दिस केस वेस्ट वाटर कैन बी रीयूज विथ लिटिल और नॉन ट्रीटमेंट। मतलब ऐसे पानी को हम थोड़ा बहुत उपचार करके रीयूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कुछ कैटेगरीज़ है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाटर को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं।
एंड फर्स्ट है अर्बन यूजेस। अर्बन यूजेस के लिए कैसे, इरिगेशन ऑफ पब्लिक पार्क की जैसे इरिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रेश वाटर का यूज़ करते हैं। उसकी जगह हम किसे यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रीयूज़ कर सकते हैं। स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट गार्डन्स हैं, एंड रोड साइड स्ट्रीट क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में हम जो वेस्ट वाटर है उसे रीयूज़ कर सकते हैं। व्हीकल वॉशिंग के लिए रीयूज़ कर सकते हैं वाटर को, एंड टॉयलेट फ्लशिंग है, एयर कंडीशनर, डस्ट कंट्रोल के लिए हम जो वेस्ट वाटर है उसे प्योर करके रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर यूजेस। एग्रीकल्चर यूजेस की अगर हम बात करते हैं, वेस्ट वाटर को इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम वेस्ट वाटर को इरिगेशन में यूज़ करेंगे, इसमें क्या होता है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, और हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, फूड क्रॉप्स है, एंड कमर्शली प्रोसेस है, पास्चर ऑफ मिल्किंग एनिमल्स जो है उनके लिए हम बना सकते हैं। फोडर एंड फाइबर के लिए हम रीयूज़ कर सकते हैं। सीड क्रॉप्स एंड ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के लिए, ऑर्चर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर जो है हम यूज़ कर सकते हैं वाटर का, एक्वा कल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन हाउस के लिए, विटी कल्चर के लिए, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोसेस हैं जिसमें हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूजेस। अब अगर इंडस्ट्रियल यूजेस की बात करते हैं, प्रोसेसिंग वाटर, कूलिंग वाटर एंड रिक्रिएशन ऑफ कूलिंग टावर्स है, वॉश डाउन वाटर है, एंड वॉशिंग एग्रीगेट, मेकिंग कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट बनाने के लिए हम जो वेस्ट वाटर है उसको रीयूज़ कर सकते हैं, एंड सॉइल कंपैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, डस्ट कंट्रोल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, अगर इन सब चीज़ों के लिए, इन सब कामों के लिए हम वेस्ट वाटर को यूज़ करते हैं ट्रीट करके, तो बहुत सारा जो फ्रेश वाटर है वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन यूजेस के लिए, जैसे गोल्फ कोर्स है उसके इरिगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है। मनोरंजन यानी कि अपना जो है एक बात, जैसे मछली पकड़ना है, नौका विहार करना, और सार्वजनिक पहुंच के लिए बिना सौंदर्य संबंधी जप्ती जैसे हिमपात कराना। तो मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट वाटर का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो वाटर भी सेव होगा और जो वेस्ट वाटर है उसका यूज़ हो जाएगा, और जो हमारा एंटरटेनमेंट है वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर WHO की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नगर पालिका अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए कुछ प्रेरक शक्तियां मान्यता यानी कि प्रदान की है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग प्रिंसिपल ड्राइविंग फोर्सेज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर रीयूज। इसमें क्या हो सकता है, इंक्रीज वाटर स्कैर्सिटी एंड द स्ट्रेस, यानी कि पानी की कमी है जैसे वो पूरी हो सकती है अगर हम वेस्ट वाटर का यूज़ करते हैं, और बढ़ती आबादी और संबंधित खाद्य सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उससे रिलेटेड ये सब जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम इम्प्रॉपर वेस्ट वाटर डिस्पोजल। और जो एनवायरमेंटल कितनी सारी प्रॉब्लम है जो जिसकी एक वजह क्या है, वेस्ट वाटर भी है, वो सारी दूर हो सकती है, जो पोल्यूशन है वो दूर हो सकता है। एंड इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ द रिसोर्स वैल्यू ऑफ द वेस्ट वाटर एक्सक्रेटा एंड द ग्रे वाटर। और इसमें जो है संसाधन मूल्य की बढ़ती मान्यता भी है, और ये सारे जो है वो किस में आ जाती है, WHO के अकॉर्डिंग कहा है कि जो वेस्ट वाटर है आप जो है अगर उसका यूज़ करोगे या फिर उसको ट्रीट करके यूज़ करोगे तो आपकी इतनी समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। नेक्स्ट है वैकल्पिक विकल्प। मीन्स क्या है, पुनः उपयोग के लिए नगर पालिका अपशिष्ट जल का उपचार करने के बजाय अन्य विकल्प मीठे पानी की बचत के समान प्रभाव प्राप्त करते हैं। और ग्रे वाटर पुनः उपयोग प्रणाली, जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रे वाटर रीयूज सिस्टम, जो ग्रे वाटर रीयूज सिस्टम है ये पहले भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा आपके लिए, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो कमेंट सेक्शन में आपने आंसर देना है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ग्रे वाटर रीयूज सिस्टम के, तो इसमें क्या आ सकता है, जैसे एट द हाउस ऑफ लेवल ट्रीटेड द अनट्रीटेड ग्रे वाटर कैन बी यूज द फ्लश एंड टॉयलेट्स ऑफ द वाटर एंड द गार्डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर वैकल्पिक विकल्प के बारे में हम बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड द स्टॉर्म वाटर रिकवरी शहरी डिजाइन सिस्टम, जिसमें वर्षा जल सिंचन और अपवाह को कम करना शामिल है। मीन्स क्या है, यस जल्दी से बताएं, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? यस,
22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। और पहली बार कब बनाया गया था? 1993 में पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड वाटर डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? घर की छतों पर, ऑफिस की छत पर रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और इसके लिए क्या करते हैं, 2 बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं। और एक गड्ढा जो होता है वो डेली यूज़ के लिए होता है जिसमें वाटर कलेक्ट किया जाता है, किसका? रेन का। और एक जो गड्ढा होता है वो किसके लिए? इरिगेशन के लिए बनाया जाता है। जो डेली यूज़ के लिए गड्ढा होता है वो कैसा होता है? वो पक्की ईंटों से यानी कि कंक्रीट से बनाया जाता है। और उस गड्ढे का जो लिंक है वो किससे दिया जाता है? वो टैप से जोड़ दिया जाता है, चाहे वो घर की टैप हो या फिर ऑफिस की टैप हो। और जो वाटर कलेक्ट होता है उससे डेली यूज़ में काम आता है। और जो घर का यानी कि या फिर ऑफिस का जो वेस्ट वाटर होता है वो दूसरे गड्ढे में वेस्ट वाटर जो है वो इकट्ठा रहता है और वहाँ से क्या किया जाता है? इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जो न्यूजीलैंड है वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ ज़्यादा पर किसका यूज़ करते हैं? रेन वाटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आई है स्टॉर्म वाटर की, स्टॉर्म वाटर रिकवरी। अब स्टॉर्म वाटर रिकवरी क्या होता है? जैसे तूफ़ान आते हैं, तूफ़ान में बारिश भी आती है, ओले भी पड़ते हैं, या फिर जो बर्फ़ है उसका पिघला हुआ जो यानी कि मेल्ट हो जाती है तो उसका क्या बनता है? वाटर बनता है, जिसके कारण क्या हो सकता है? फ्लड भी आ सकता है। इसमें क्या है, यूएसए में इसे किसे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? LID के नाम से जानते हैं। LID मीन्स लो इम्पैक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या कहते हैं? WSUD बोलते हैं, यानी कि वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन बोलते हैं। और UK में क्या बोला जाता है? SUDS यानी कि सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो फुल फॉर्म है ये आपने याद रखने हैं अच्छी सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्री जल विलवनीकरण यानी कि सी वाटर desalination, an energy intensive process where salt and the other minerals from sea water are removed to produce potable water for drinking and the irrigation, typically by the membrane filtration and the steam distillation of the through। मीन्स क्या है, जो समुद्री जल विलवनीकरण है वो क्या होता है? सी वाटर को खारे पानी से मुक्त करने के लिए ये प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? डिसैलिनेशन सिस्टम इसे बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छी टेक्निक है डिसैलिनेशन और वाटर का यूज़ सबसे ज़्यादा, यानी कि जो डिसैलिनेशन टेक्निक है इससे जो वाटर प्योर होता है इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो किस किस कंट्री में करते हैं? सऊदी अरब में करते हैं, कुवैत में करते हैं, USA, कतर और बहरीन में किया जाता है, यानी कि इसका 70% यूज़ करते हैं ये सभी कंट्री। एंड नेक्स्ट है, अब कुछ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो किसके बारे में बताते हैं? वेस्ट वाटर के बारे में। एंड नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है WHO, यानी कि अपशिष्ट जल, मल और ग्रे वाटर सुरक्षित उपयोग के लिए निर्देश दिए थे। कब दिए थे? 2006 में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छे से याद रखने हैं। गाइडलाइन फॉर द सेफ यूज़ ऑफ वेस्ट वाटर, सीवेज एंड ग्रे वाटर इन 2006। इसमें क्या कहा गया था? इसके अकॉर्डिंग क्या बोला था कि दूषित पानी को घरेलू औद्योगिक एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए ये क्या दिए गए थे? दिशा निर्देश दिए गए थे। कब? 2006 में। एंड नेक्स्ट है UNEP गाइडलाइन फॉर द रीयूज़ ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इन मेडिटेरियन 2005 में दिए थे। एंड नेक्स्ट है UNWDP यानी कि एक्शन ऑफ UN वाटर प्रोजेक्ट, जिसकी अगर हम बात करते हैं सेफ यूज़ ऑफ वेस्ट इन एग्रीकल्चर 2013, यानी कि UN वाटर परियोजना पर कार्यवाही कृषि में अपशिष्ट जल का सुरक्षित उपयोग, ये कब बताया गया था? 2013 में। एंड यहाँ पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इज़राइल इज़ द forefront of the ratio of water in the world to sewage which is recycle 80% of sewage। यहाँ पर क्या आएगा? 80%, यानी कि इज़राइल दुनिया में पानी के अनुपात में सबसे आगे है जिससे वह रिसाइकिल करता है। और इज़राइल अपने 80% जो सीवेज वाटर है उसका क्या करता है? उसे ट्रीट करता है। एंड नेक्स्ट है, और अब आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा, क्या क्वेश्चन है? 2022 में जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाएगा यानी कि 22 मार्च को, उसकी थीम क्या है? आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। वर्ल्ड वाटर डे 2022 की थीम क्या रहेगी? एंड नेक्स्ट है, अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि इंडिया में भारत में जल का पुनः उपयोग जो करते हैं, जो वाटर रीयूज़ इन इंडिया। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मद्रास रिफाइनरी,
इसमें क्या है 12 mld पुनः प्रयोज्य पानी का उत्पादन कर रही है और मद्रास फर्टिलाइज़र 1991 से 16 mld पुनः प्रयोज्य पानी का उत्पादन कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि जो मद्रास रिफाइनरी एंड मद्रास फर्टिलाइज़र लिमिटेड है वो क्या काम करती है, ये पुनः यानी कि जल का उपयोग करती है। यहाँ पर चेन्नई मेट्रो वाटर बोर्ड सेकेंडरी ट्रीटेड सीवेज जो है की आपूर्ति करते उद्योग आगे आवश्यक उपचार प्रदान करते हैं और इसके अंतिम उपयोग के आधार पर। नेक्स्ट जो है वडोदरा पायलट प्लांट है, जो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये सेकंड एग्जाम्पल है भारत में जल पुनः उपयोग का। And this plant is used highly polluted wastewater from effluent disposal channel into which several industries such as refinery, fertilizer, petrochemicals discharge their raw waste with the capacity of 3 mld fresh water। यानी कि यह संयंत्र एक प्रवाही निपटान चैनल से अत्यधिक प्रदूषित अपशिष्ट जल का उपयोग करता है, जिसमें कई उद्योग हैं जैसे रिफाइनरी है, उर्वरक है, पेट्रोकेमिकल है। इन सभी का जो यानी कि mld ताज़े पानी की क्षमता के साथ अपने जो कच्चे कचरे का निर्वाह करते हैं। एंड द प्लांट शो दैट एटलीस्ट 75% ऑफ वेस्ट वाटर कुड बी मेड रीयूजेबल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है 36, यानी कि 1000 लीटर पे कितनी पड़ती है 36। द फ्लो शीट एडोप्टेड द प्लांट इंक्लूड, इसमें क्या अपनाई गई है, फ्लो शीट जो है शामिल की गई है इस प्लांट में। तो ये 2 प्लांट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए तो आपने आंसर ये देना है। ये तो आंसर क्या रहेगा, थीम 2022 में क्या थीम रहेगी वर्ल्ड वाटर डे की। सो आंसर इज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो किससे होती हैं, जो वाटर से होती हैं। हेल्थ इश्यूज़ की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है मरकरी, यानी कि मरकरी की अगर हम बात करते हैं, मरकरी एक ऑलमोस्ट कॉमन एंड मोस्ट टॉक्सिक वाटर बॉडीज़ में, यानी कि पानी में किस फॉर्म में पाया जाता है, ये मैनोमिथाइल मरकरी के रूप में पाया जाता है। और मोस्ट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में मरकरी होता है, यानी कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री का एफ्लुएंट होता है उसमें क्या होता है, मरकरी होता है। मीन्स जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसमें क्या होता है, मरकरी। और मिथाइल मरकरी जो है वो क्या करता है, वो वेपर कोज करता है, जिससे जो फैटल पॉइजनिंग होती है। फैटल पॉइजनिंग मीन्स जानलेवा हो सकती है। एंड मरकरी है जो फिश स्टॉक्स में, अब मरकरी क्या है, मरकरी कहाँ पे होता है, जो फिश स्टॉक में भी पाया जाता है, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है, वो मरकरी पाया जाता है। और फॉर एग्जांपल है जैसे मुंबई है, कोलकाता है, कर्नाटक है, और उत्तरी कोयल यानी कि बिहार में भी प्रभावित क्षेत्रों में पाया जाता है क्या, मरकरी पाया जाता है। और इसके अलावा जो मरकरी है CFL बल्ब में भी होती है, क्या मरकरी होता है। और इससे जब वो टूट जाते हैं, यानी कि फिर वो कहाँ पर, मतलब कि एनवायरनमेंट में जब वो चले जाते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, तो वहाँ से कहाँ पे जाता है, वो वाटर बॉडीज़ में जाता है। और वाटर बॉडीज़ से फिर वो काफ़ी गंभीर समस्या पैदा करता है। इस वजह से जो CFL है उसकी जगह अब क्या यूज़ करने लगे हैं, LED बल्ब जो है उसकी जगह यूज़ करते हैं। तो ये हुआ मरकरी के बारे में। नेक्स्ट है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन नेचर में है, एयर, सॉइल और वाटर, इसमें क्या पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है। और फ्लोरेसिक एक कॉमन प्रॉब्लम है इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री ड्यू टू द इनटेक ऑफ हाई फ्लोराइड एंड कंटेंट वाटर, यानी कि कहाँ पर है, फ्लोरिस एक आम फ्लोराइड है, अधिक होने से देश के कई राज्यों में ये मतलब पानी में पाया जाता है। क्लोराइड से क्या होता है, दंत फ्लोरिसिस भी होता है, यानी कि डेंटल फ्लोरिन भी होता है। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स में स्टिफनेस आती है, कोजिंग हम्पबैक क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो ऊंट होता है, ऊंट का क्या होता है, कुबड़ होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसानों में भी जो हम्प है वो हो सकता है। पेन इन बोन्स में पेन हो सकता है, जॉइंट्स में। एंड आउटवर्ड ऑफ बेंडिंग लेग्स, जो लेग्स है वो बेंड हो सकती है बाहर की तरफ। नी इज कॉल्ड द नोकनी सिंड्रोम, क्या बोलते हैं उसे, नोकनी सिंड्रोम। ये हुई किसकी बात, ये ह्यूमन की बात हुई। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स, इन कैटल फ्लोराइड इनटेक कॉजेज स्टेनिंग, मोटलिंग एंड द एब्रेशन ऑफ द टीथ। मीन्स क्या है कि अगर हम बात करें किसकी, अगर एनिमल्स की बात करें,
कैटल्स में हो सकता है इनटेक द कोज द स्टेनिंग द मोल्टरिंग एंड द एब्रेसिव ऑफ द टीथ एंड द लेमनेस एंड द डिक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन। इसमें जो एनिमल्स है उसमें क्या आ सकता है, लेमनेस यानी कि वो लंगड़ा कर चल सकते हैं, और जो उनका मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें भी कमी आ सकती है। नेक्स्ट है DDT। नेक्स्ट है DDT। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, POP की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जिसे बोलते हैं। और इनकी क्या होती है, कंसंट्रेशन पानी और सॉइल में बढ़ती है। मींस जैसे जैसे इनकी एप्लीकेशन बढ़ती जाएगी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती जाएगी। और DDT को यूज़ किया जाता है जो मार्स एरियाज़ होते हैं, यानी कि मार्स एरिया में क्यों यूज़ करते हैं, मच्छरों वगैरह को मारने के लिए। और DDT से क्या होता है कि एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है, यानी कि जो फीमेल हार्मोन होता है उसके डिप्रेस होता है और उसको थोड़ा थोड़ा करके क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। किसकी वजह से, DDT की वजह से। और जो मेल हार्मोन होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, उसकी एक्टिविटी को भी थोड़ा डिप्रेस कर देता है। नेक्स्ट है मिनी माता। मिनी माता का मैंने एक बार पहले भी आपको वीडियो में जिक्र किया था मिनी माता का। इसे क्या बोलते हैं, चिसो मिनी माता का रोग भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू चिसो मिनी माता डिजीज़। एंड डिजीज़ जो फर्स्ट, अगर हम मिनी माता की बात करें, इसे मिनी माता नाम क्यों दिया है, ये डिजीज़ जो फर्स्ट डिस्कवर हुई थी मिनी माता सिटी, जो कहाँ पर पड़ता है, जापान में, एंड 1956 में। किसकी वजह से हुई थी, मिथाइल मर्करी के रिलीज होने की वजह से इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम द चिसो कारपोरेशन इज़ केमिकल फैक्ट्री। ये क्या थी, केमिकल फैक्ट्री थी, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चिसो मिनी माता डिजीज़ भी बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम। इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक्टोएशिया होता है, जो आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाती है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो बॉडी है वो काम नहीं कर पाती। जैसे आपने कभी किसी ड्रंक पर्सन को देखा होगा जो ठीक से बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, मतलब चल नहीं पाता। सो दैट काइंड ऑफ थिंग एक्टीशिया किसके कारण होती है, एक्टीशिया के कारण। जैसे अपने आपके जो हाथ हैं, हमारे हाथ पैर क्या हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, मसल में वीकनेस आ जाती है, जो मसल होती है उसमें वीकनेस आ जाती है, एंड पैरालिसिस हो सकते हैं, कोमा एंड डेथ फॉलो विद द वीक्स ऑफ द वन ऑफ द सिम्टम, यानी कि 1 वीक के अंदर डेथ भी हो सकती है। तो ये बात हुई किसकी, मिनी माता, इसकी हम बात करते हैं मिनी माता की। एंड नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है। बात करते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम की। ग्राउंड वाटर में ज़्यादा नाइट्रेट की कंटामिनेशन की वजह से बीमारी हुई, और जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, और बच्चों में स्पेशली, किसमें, बच्चों में स्पेशली हुआ था, जिसकी वजह से उनकी डेथ तक हो जाती है। एंड ग्राउंड वाटर में अब ये नाइट्रेट या फिर कंटेमिनेशन आया कहाँ से, बात करते हैं किसकी, ब्लू बेबी सिंड्रोम कि किसकी वजह से होती है, ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट या फिर कंटेमिनेशन कहाँ से आया है, जो लीचिंग की प्रोसेस होती है उसके थ्रू इसमें नाइट्रेट, और नाइट्रेट जनरल जो है फर्टिलाइज़र या फिर फर्टिलाइज़र से भी आ सकते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ होते हैं, और वो नाइट्रेट कहाँ पर जाते हैं, ग्राउंड वाटर में पहुँच जाते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ लीचिंग। किसके प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, लीचिंग के प्रोसेस की। ये कुछ और तरह के पेस्टिसाइड जैसे DDT, PCB उनसे रिलेटेड भी हो सकता है, और जिससे कुछ इकोटॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है इन द फूड चेन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जिससे जो BOD है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बड़ी, बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बड़ी है। एंड नेक्स्ट है, अब ये तो हुई थी किसकी, हेल्थ प्रॉब्लम की बात। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि एनवायरमेंटल इफेक्ट किसकी वजह से, जो वाटर की वजह से होते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल है वाटर एंड हैबिटेट कंटामिनेशन, सेकंड बात करते हैं स्क्वेलियर की, थर्ड है सोइल डिग्रेडेशन, एंड फोर्थ है इफेक्ट ऑन द वाटर बॉडीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जल और आवास संदूषण। वाटर एंड हैबिटेट कंटामिनेशन, जल और पर्यावरण संदूषण, यानी कि पर्यावरण पर अपशिष्ट जल का सबसे इंस्टेंट जो इफेक्ट होता है जब नेचुरल हैबिटेट के कंटामिनेशन का विनाश में योगदान होता है। नेक्स्ट है स्क्वायर, अपशिष्ट जल सबसे, जो अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा सोर्स है किसका, बीमारियों के वाहक में से, यानी कि जो वेस्ट वाटर है
वो सबसे बड़ा सोर्स है किसका, बीमारियों का। एंड WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरी ईयर 3.4 मिलियन से ज़्यादा लोग जल जनित बीमारियों से ग्रसित होते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं जल जनित बीमारियां कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, जैसे डायरिया है, टाइफाइड फीवर है, ये सारी किससे होती हैं, ये वेस्ट वाटर की वजह से होती है। एंड नेक्स्ट है सॉइल डिग्रेडेशन। अब सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, वेस्ट वाटर को यूजुअली सिंचाई में यानी कि इरिगेशन में यूज़ करते हैं और उपचारित यानी कि थोड़ा बहुत उसको ट्रीट करने के बाद उसे किस में यूज़ किया जाता है, इरिगेशन में। बट वाटर ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरह इफ़ेक्टिव नहीं होता कई बार, और फसलों में क्या होते हैं, हानिकारक केमिकल मिल जाते हैं। और जब वेस्ट वाटर का उपचार नहीं किया जाता यानी कि उसे ट्रीट नहीं किया जाता, ये केमिकल कहाँ पर चले जाते हैं, सॉइल में, और सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर होती है वो कम कर देते हैं। और इसके अलावा कंसीडर ऑल्सो द फैक्ट दैट दीज क्रॉप्स विल इवेंचुअली बी ईटन एंड वेन कैन ऑल्सो हार्मफुल इन ह्यूमन्स, और ये ह्यूमन के लिए भी क्या होती है, हार्मफुल, क्योंकि इन फसलों को कौन खाता है, ह्यूमन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑन वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडीज़ पर क्या इफेक्ट होता है, एंड waterways are generally most the risk to the harmful effect of the wastewater. Toxic compound in effluent aquatic ecosystem, when is large amount of biodegradable substances end up in the water organism and will start to break them down, and that they use a lot of dissolved oxygen। और समुद्री जीवन पनपने के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन जरूरी होती है और धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से फिशेस वगैरह जो है उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या टॉपिक किए, वेस्ट वाटर जो है उसको कहाँ कहाँ पर रीयूज़ कर सकते हैं, और वेस्ट वाटर से जो है वो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, एनवायरनमेंट पर इसका क्या क्या असर हो सकता है, तो आज की वीडियो में हमने कवर किया। और जैसे मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपके लिए क्या क्वेश्चन था, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और ऑलरेडी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की 8 वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ से आपका सिलेबस कवर हो सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।